हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका लल्लन टॉप सीरीज में स्वागत है, जिसमें हम अपना पावर सिस्टम देख रहे हैं। और आज है पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 7। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज फैक्ट्स डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा हमारा एग्जाम्पल है जो सीरीज फैक्ट डिवाइसेज है। ठीक है, पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। फैक्ट्स डिवाइसेज का फुल फॉर्म क्या है। इनका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल एसी अल्टरनेटिंग करंट एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो फैक्ट्स हमारे डिवाइसेज होते हैं जो आपके यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेनली, पहले मैं आपको बताता हूँ इनके टाइप। तो हमारा जो पहला आता है वो आता है आपका सीरीज कंट्रोलर। ठीक है, हमारा आता है सीरीज कंट्रोलर। जो हमारे सीरीज कंट्रोलर होते हैं डिवाइस, ये हमारी लाइन के साथ सीरीज में लगे रहते हैं। जैसे इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका कैपेसिटर या इंडक्टर हो सकता है। ठीक है, सीरीज में हमारा कैपेसिटर लगा है तो उसको सीरीज कैपेसिटर बोलेंगे। और यहाँ पर अगर सीरीज में इंडक्टर लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम सीरीज इंडक्टर, या इसी को हम बोलते हैं रिएक्टर। ठीक है, इंडक्टर या रिएक्टर। बाकी ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके वेरिएबल इम्पीडेंस प्रोवाइड कराते हैं। ये आपके क्या प्रोवाइड कराते हैं मेरे भाई, वेरिएबल इम्पीडेंस हमारे थ्रू द लाइन प्रोवाइड कराते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारी लाइन जैसे ये है तो लाइन के साथ सीरीज में अगर हमारा इंडक्टर लगाइए तो हम इसको बोलते हैं आपका सीरीज इंडक्टर। ठीक है, और यही लाइन में अगर हमारा रिएक्टर लगाए तो ये हमारा सीरीज रिएक्टर। ठीक है, जो आपके लाइन के साथ सीरीज में लगे रहते हैं वो कंपोनेंट यहाँ पर सीरीज कंट्रोलर में आते हैं। मेनली आपके एल और सी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर लगे रहते हैं। बाकी ये क्या करता है, ये आपका इंट्रोड्यूस करता है इन दोनों डिवाइसों से, हमारे सीरीज कंट्रोलर से क्या होता है, हमारा इंट्रोड्यूस करता है वोल्टेज लेवल। ठीक है, इंट्रोड्यूस वोल्टेज इन सीरीज लाइन, वोल्टेज इन सीरीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका इंडक्टर या कैपेसिटर को लगा के हम वोल्टेज को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। बाकी ये करते गए हैं, ये आपका सप्लाई कर सकते हैं, दे सप्लाई और एब्जॉर्व रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये सप्लाई कर सकते हैं या फिर एब्जॉर्व कर सकते हैं रिएक्टिव पावर को। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्व कौन करता है, एब्जॉर्व करता है हमारा इंडक्टर रिएक्टिव पावर को, और सप्लाई करता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, रिएक्टिव पावर क्यू लिखता हूँ, क्यू। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल होते हैं जो आपके सीरीज में लगे रहते हैं, सीरीज कंट्रोलर के हमारे एग्जाम्पल होते हैं SSST, SSSC स्टैटिक सीरीज कंपनसेटर। ठीक है, बाकी TCSC थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कंपनसेटर। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। बाकियों के बारे में भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि फैक्ट्स डिवाइस आजकल बहुत आपके काम में आ रहे हैं। जो हमारा इसमें दिया है वो हमें क्या दिया था, ये दिया था सीरीज। देखिए सीरीज फैक्ट डिवाइस। देखिए ये हमारा होता है एक टाइप का सीरीज कंट्रोलर। ठीक है, सीरीज कंट्रोलर में क्या करते हैं, हम दो या दो से ज़्यादा सीरीज कंट्रोलर को एक साथ कंबाइन करते हैं। मतलब ये क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कंट्रोलर। जो हमारे सीरीज कंट्रोलर जो मैंने आपको बताया अभी, सीरीज में लगे रहते हैं R और C, उनका यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा का। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है ये आपका यहाँ पर पावर फ्लो को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये आपका इम्प्रूव पावर फ्लो को आपको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा IPSC। एक ही हमारा डिवाइस आता है यहाँ पर, वो है आपका IPFC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बार शायद से किसी एग्जाम में पूछा है, किसी PSU में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरलाइन। ये देखिए PF मतलब पावर फ्लो कंट्रोलर। ठीक है, पावर फ्लो कंट्रोलर, तो इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारा सीरीज कंट्रोलर होता है जिसमें आपके दो या दो से ज़्यादा सीरीज कंट्रोलर को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद आता है हमारा संट कंट्रोलर। सीरीज हो गया, अब आएगा संट कंट्रोलर। तो संट कंट्रोलर क्या होते हैं, वो डिवाइस जो आपके लाइन के साथ संट में लगे रहते हैं। ऐसे देखिए, अगर संट में यहाँ पर इंडक्टर लगा रहेगा तो इसको बोलेंगे संट इंडक्टर, और यहीं संट में कैपेसिटर लगा रहेगा तो संट कैपेसिटर इसको बोलेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये भी आपका वेरिएबल इम्पीडेंस प्रोवाइड कराते हैं, मतलब जेड जो है आपका ये वेरिएबल करते हैं। ठीक है, बाकी इनका जो काम होता है यहाँ पर, जैसे वो वहाँ पर वोल्टेज को इंड्यूस कर रहा था, वोल्टेज को यहाँ ही करता है आपका करंट को इंट्रोड्यूस करता है, करंट इंट्रोड्यूस इन ट्रांसमिशन लाइन।
करंट को इंट्रोड्यूस करता है कहाँ, हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। बाकी इसके एग्जांपल हमारे होते हैं स्टैटिक कंपनसेटर, स्टैटकॉम लिखते हैं STATCOM, ठीक है, स्टैटिक कंपनसेटर। बाकी TSR वगैरह इसके एग्जांपल होते हैं, SVC स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेटर, SVC, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सीरीज के लिए क्या आता है आपका, IPFC इंटरकनेक्टेड या इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर, ठीक है। ICFC का फुल फॉर्म है इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर। बाकी स्टैटकॉम जो लिखा है इसको बोलते हैं आपका स्टैटिक कंपनसेटर। ये आपका कहाँ काम आता है, ये आता है आपका संट के टाइम पे, ठीक है। बाकी SSC ये यहाँ पर आता है काम आपका सीरीज के टाइम में। और UPFC आता है आपका सीरीज और पैरेलल, मतलब मिक्स के टाइम में आपका काम आता है। आपका मिक्स हो, मतलब आपका सीरीज और पैरेलल दोनों लगे हो, तब आपका ये हमारा काम आता है UPFC, ठीक है, यूनिफाइड पावर कंट्रोल पावर फ्लो कंट्रोलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज टू बी हैंडल्ड स्विच गियर में बी क्लासिफाइड ब्रॉडली, ठीक है। हम आपको स्विच गियर को हम किस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे जो स्विच गियर होते हैं, स्विच गियर को हम जनरली दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सा, एक इंडोर स्विच गियर और एक आउटडोर स्विच गियर, ठीक है। इंडोर मतलब जो एक रूम के अंदर लगे हैं उसको हम बोलते हैं इंडोर, और आउटडोर जो आपके खुले मैदानों में लगे रहते हैं उसको हम बोलते हैं आपका आउटडोर स्विच गियर, ठीक है। जो आपका इंडोर होते हैं इनकी जो आपकी वोल्टेज होती है ये आपका अप टू यहाँ कहाँ तक का करते हैं, अप टू 66 kV तक का ही यूज़ होते हैं। 66 kV की लाइन तक का हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी 66 kV के ऊपर जहाँ भी आता है आपका, वो आपका मतलब बियॉन्ड 66 kV के लिए हम लोग आउटडोर स्विच गियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो इंडोर है इनकी कॉस्ट होती है ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ इंडोर इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ आपका आउटडोर, मतलब आउटडोर की कॉस्ट इसके कंपेरिजन में कम होगी। बाकी आउटडोर में फॉल्ट का डिटेक्शन ईजी होता है, फॉल्ट डिटेक्शन ईजी होता है इसमें, और इसमें आपका फॉल्ट डिटेक्शन FD डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, या टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप के हुए हमारे, एक इंडोर होता है और एक आउटडोर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आउटडोर, नॉन ऑफ दी अबव, इंडोर या बोथ। देखिए आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D, बोथ। आपका आउटडोर और इंडोर दो टाइप के यहाँ पर स्विच गियर्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, मतलब कौन से सर्किट ब्रेकर में आपका हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट इज़ यूज्ड एज एन आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम, मतलब आर्क को बुझाने के लिए कहाँ पर आपकी हाई प्रेशर का एयर का यूज़ होता है। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन दिया आपका एयर मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या एयर इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये हमारा यूज़ होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को हम लिखते हैं ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्किट ब्रेकर बताता हूँ। सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर एक हमारा मैनुअली स्विचिंग डिवाइस है, एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है, मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। जो क्या करता है, यह आपको ब्रेक कर सकता है, जो ब्रेक या मेक कर सकता है कॉन्टैक्ट को सर्किट ब्रेकर के, ब्रेक और मेक, या फिर आपको कैरी या ब्रेक कर सकता है हमारे सर्किट को किसी भी कंडीशन में, मतलब दोनों कंडीशन में, आइदर नॉर्मल कंडीशन NC लिखता हूँ नॉर्मल कंडीशन, और आपके एबनॉर्मल कंडीशन ANC, एबनॉर्मल कंडीशन में भी, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर एक हमारा मैकेनिकल स्विच है, एक मैकेनिकल यहाँ पर स्विचिंग डिवाइस है जो आपका कैरी या कैरी कर सकता है या ब्रेक कर सकता है, मतलब ब्रेक कर सकता है, मेक कर सकता है आपका कॉन्टैक्ट को किसी भी सर्किट के, आपका किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में भी और आपकी एबनॉर्मल कंडीशन में भी। देखिए यहाँ पर अब बात हो रही है आपकी एयर का मीडियम कहाँ होता है। एयर का मीडियम होता है आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आपकी हाई प्रेशर एयर को हम लोग यहाँ पर एज अ मीडियम इंड्यूस कराते हैं। तो ये क्या आएगा, हाई प्रेशर की एयर ब्लास्ट हम इन लोग यूज़ करते हैं, एयर का ब्लास्ट करते हैं, मतलब बहुत सारी एयर यहाँ पर उस मीडियम में हम लोग डालते हैं। तो उसके यहाँ पर होता है हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी इसको हम यूज़ करते हैं आपका 133 kV जहाँ पर वोल्टेज है या उससे अधिक, मतलब जनरली 400 kV तक का हम लोग यूज़ करते हैं इसको, जैसे रेलवे वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी होती है हमारी 7000 MVA है, 7000 MVA तक का इसकी हमारी कैपेसिटी होती है। बाकी जो हमारे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होते हैं ये आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के इसके नाम भी एक बार आते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं आपका एक्सियल ब्लास्ट, जो आपका एक्सियल में ब्लास्ट करेगा।
एक्सियल ब्लास्ट टाइप। सेकंड आता है आपका क्रॉस ब्लास्ट। और थर्ड आता है आपका रेडियल ब्लास्ट। तो ये इसके 3 टाइप भी होते हैं आपके एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम मीडियम का यूज़ करते हैं वो होता है आपका एयर, जो आपका बहुत हाई प्रेशर एयर होती है, ठीक है। उसको हम एयर ब्लास्ट करते हैं आपका मीडियम के अंदर, ताकि हमारा आर्क एक्सटिंग्विश हो जाए। तो वो होता है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। और ये रिपीटिंग ड्यूटी के काम आता है, जैसे रेलवे वगैरह में जहाँ पर रिपीटिंग आपकी ड्यूटी लगी रहती है, वहाँ पर ये हमारा काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 जनरेटर डिलीवरिंग 200 मेगावाट पावर, ठीक है। मतलब 2 जनरेटर 200 मेगावाट पावर साथ में आपका डिलीवर कर रहे हैं, और इनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट DF1 अपॉन DP1, मतलब आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 पहले वाली की दिए ये और सेकंड वाले की दिए ये। तो हमें बताना है इकोनॉमिकल ऑपरेशन के लिए जनरेटर P1 और P2 कितना लोड शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिकल लोड शेयरिंग के लिए यहाँ लिखता हूँ आपका इकोनॉमिकल शेयरिंग या इकोनॉमिकल ऑपरेशन के लिए यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर जो आपका DF1 जो फ्यूल कॉस्ट है किसकी, जनरेटर 1 की, मतलब पावर प्लांट 1 की, इज इक्वल टू फ्यूल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट 2 एंड सो ऑन, जितने भी लगे हैं ये हमारी होती है कांस्टेंट लैम्डा के बराबर, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं आपका फ्यूल अपॉन पावर को लिखते हैं आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट IC1 इज इक्वल टू IC2 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड एंड सो ऑन एंड तक का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर इकोनॉमिकल कंडीशन चाहिए तो फ्यूल कॉस्ट ऑफ 1 फॉर इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर इकोनॉमिकल ऑपरेशन, यहाँ पर क्या होगा हमारा इकोनॉमिकल ऑपरेशन के लिए IC1 जो आपका IC1 मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट फर्स्ट की है, वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेकंड के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट की वैल्यू दी है, क्या दी है आपकी 2 + 0.01 P1 इज इक्वल टू, जो आपकी सेकेंड वाली की वो है आपकी 1.6 + 0.02 P2। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन बना देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.01 P1 और ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा -0.02 P2 और ये 2 यहाँ चले जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 + 1.6 क्या आ जाएगा है -0.4। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, ठीक है। बाकी इक्वेशन 2 कहाँ से लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि दोनों यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपका 200 मेगावाट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं P1 + P2, मतलब पहला और दूसरा मिला के कितना शेयर कर रहा है, ये हमारा शेयर कर रहा है आपका 200 मेगावाट, ठीक है। ये हमें इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, लेकिन पहले हमें इक्वेशन 2 को यहाँ पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी करा है, तो बाकी इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ क्योंकि यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन पीछे पर आपके पीछे वाली स्लाइड में आपको PDF में ये मिलेगा क्योंकि मैंने इसको कॉपी कर रखा है, कट नहीं कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, अब यहाँ पर से हम लोग सिंपल सा यहाँ पर से इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगा 0.01 से, मतलब ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपका 0.01 से, तो ये इक्वेशन क्या आएगी, ये आ जाएगी 0.01 P1 प्लस ये आ जाएगा 0.01 P2 और ये किसके बराबर हो जाएगी, इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन ये आपका 1 को आपको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 यहीं लिख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.01 P1, ये आ जाएगा प्लस ये माइनस, अच्छा 1 मिनट, ये है -0.01 -0.02 P2 इज इक्वल टू -0.4, ठीक है। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व के लिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा और ये भी आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये कट जाएगा, देखिए यहाँ इसके बीच में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपका 0.01 और 0.02 यहाँ पर ये आपके
ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा आपका 0.03। तो ये आएगा 0.03 P2। 0.03 P2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका 2.4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आया आपका 0.03 P2 इज इक्वल टू कितना, 2.4। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंपल इसमें से P2 की वैल्यू निकालते हैं। P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी 2.4 अपॉन 0.03। 0.03 मतलब 3/100, ये 100 चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा आपका 240 और नीचे आ जाएगा 3, तो 3 अट्ठा 24। तो P2 की वैल्यू आ गई आपकी 80 मेगावाट। तो P2 की वैल्यू 80 मेगावाट है, तो टोटल आपका लोड है 200, तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 माइनस 80 मतलब ये आ जाएगा आपका 120 मेगावाट। तो P1 120 मेगावाट और P2 80 मेगावाट। देखिए आंसर नंबर डी, P1 120 मेगावाट और P2 80 मेगावाट। बस आपने ये आपकी दो इक्वेशन जो बना रखी है उसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हैज़ कंसिडरेबल डैश इफेक्ट। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा आपका इफेक्ट कंसिडरेबल होता है, सीरीज कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस, सीरीज इंडक्टेंस या शंट इंडक्टेंस। तो देखिए हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा सीरीज पैरामीटर होता है ये, और यहाँ पर हमारे शंट के पैरामीटर होते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे हमारी जो मैं पाई मॉडल ले रहा हूँ, ये हमारा पाई मॉडल है। पाई मॉडल में हम लोग यहाँ पर बीच में हमारा होता है कैपेसिटेंस, ये हम कैपेसिटेंस होता है इसको y/2 लिखते हैं, क्योंकि पाई में आपको कैपेसिटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर जो आपका इम्पीडेंस है वो एक पार्ट में होता है z। इम्पीडेंस के अंदर क्या आता है आपका r प्लस x। ठीक है, रजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, तो ये आता है r प्लस jx आपका सीरीज वाला पार्ट, और आपका पैरेलल में आता है आपका कैपेसिटेंस या j इंटू एक्सी। ठीक है, j इंटू XC/2 XC/2। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा डिवाइड हो जाता है। तो देखिए जब हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, जब इसका हम इक्विवेलेंट बनाते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें हम आपका सिर्फ यहाँ पर सीरीज के पैरामीटर लेते हैं, मतलब आपका इंडक्टेंस और रजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका इंडक्टेंस को हम मतलब कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पर बहुत कम होता है इसलिए हम इसको नेगलेक्ट करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। क्या होता है एक्सी, एक्सी होता है आपका 1/2πfc, 1/2πfc इंटू एल, ये लेंथ है। अगर देखिए लेंथ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लेंथ कम होती है तो एक्सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एक्सी की वैल्यू ज़्यादा मतलब एक्सी क्या हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, एक्सी हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए हम आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ कम होने के कारण इसको हम लोग यहाँ पर नेगलेक्ट मानते हैं। वहीं अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन की बात करें, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, आपकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। लॉन्ग ट्रांसमिशन वाली लाइन होती है जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के ऊपर की लाइनों को हम बोलते हैं आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कैपेसिटेंस का इफेक्ट कंसीडर करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कैपेसिटेंस कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पर x जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है XC वो आपका L के है, और L की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे हम यहाँ पर कैपेसिटेंस को कंसीडरेबली इफेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें आपका शंट कैपेसिटेंस, क्योंकि देखिए कैपेसिटेंस लगे रहता है हमारा शंट में। ये जो ब्रांच है ये शंट में होती है, इसको हम कहते हैं पैरेलल ब्रांच। ठीक है, ये आपका मैंने पाई मॉडल के उसमें दिखा रखा है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का कौन सा एडवांटेज नहीं है, लेस कॉस्ट, अनप्रिडिक्टेबल, स्पेस इफिशिएंट और रिन्यूएबल। ठीक है, तो देखिए विंड एनर्जी क्या होती है, ये हमारी विंड एनर्जी होती है, हमें विंड मिल से मिलती है जिसमें वो हम बोलते हैं विंड टर्बाइन। ठीक है, विंड टर्बाइन से हमें यहाँ पर से एनर्जी मिलती है। कैसी, जब विंड की ब्लेड से आपके विंड के फोर्स के कारण जब ब्लेड घूमती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी विंड की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड यहाँ पर क्या करती है, वो आपके यहाँ पर आपके ब्लेड्स को घुमाती है, जिससे ये आपका कन्वर्ट होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को देना हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूज़ ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके विंड के थ्रू हमारी पावर जनरेशन होता है। इसके एडवांटेज क्या होता है मेरे भाई, देखिए विंड के जो एडवांटेज है, पहला तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, मतलब ऐसा एनर्जी सोर्स जो कभी भी ख़त्म ना हो, क्योंकि आपकी हवा यहाँ पर चलती रहेगी, क्योंकि हवा की ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। बाकी कॉस्ट इफेक्टिव होता है,
कॉस्ट इफेक्टिव होता है और साथ ही साथ ये आपका पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपके कार्बन एमिशन नहीं होता है, इसलिए आपका रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज एक तो यही है कि ये आपका विंड की जो है, विंड कब आएगी ये है आपकी अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब हवा कब चलेगी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब पहले से अनुमान लगाना हमारा मुश्किल होता है यहाँ पर। ठीक है, अनप्रेडिक्टेड होती है। बाकी देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि विंड मिल यहाँ पर काफ़ी हाइट में होती है और ऐसे करके से पंखे होते हैं ये, तो देखिए ये जब घूमते हैं, अगर हमने काफ़ी बहुत सारे फार्म बना रखा है इसका विंड मिल का, तो देखिए उसके आसपास के रहने वाले जो बर्ड हैं उनके लिए यहाँ पर नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, बर्ड के हैबिटेशन में भी ये नुकसान पहुँचाता है। तो फिलहाल देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो कॉस्ट। ये तो इसका एडवांटेज है आपका, अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल यही इसका एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपके हवा कब आएगी ये हमें पता नहीं होता, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बाकी स्पेस इफिशिएंट बिल्कुल ठीक है, एक खंबे में ही आपका ये ऐसे यहाँ पर पूरा एक प्लांट बनता है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका स्पेस इफिशिएंट होता है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सर्किट मॉडल ऑफ। देखिए ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, देखिए मैंने अभी बताया था इस टाइप का डायग्राम जो होता है वो दिखा रहा है आपका पाई मॉडल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नॉमिनल पाई मॉडल। देखिए नॉमिनल पाई मॉडल हम यूज़ करते हैं आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, मतलब सॉरी इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको हम पाई बनाते हैं, जैसे पाई होता है ऐसा, इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा पाई मॉडल बनता है ऐसा। इसमें जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारा बीच में आता है आपका आर और एक्स। ठीक है, ये हमारा इसकी ब्रांच है, यहाँ पर आर प्लस जे एक्स है, ये मैंने थोड़ा बोल्ड में दिखा रखा है, और यहाँ पर हम लोग पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटेंस ये। तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं y/2 और y/2 में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम इसका इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपका जो नोड है, सिर्फ हमें 2 नोड की ज़रूरत पड़ती है, एक नोड ये, एक नोड ये। ठीक है, 2 नोड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी एनालिसिस करना नॉमिनल पाई के थ्रू ईजी होता है। वहीं अगर मैं आपको टी मॉडल दिखाऊँ, एक हमारा पाई मॉडल होता है, एक टी मॉडल बनता है ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारा टी मॉडल। तो टी मॉडल में जो हमारे सीरीज के पैरामीटर है, ये सीरीज के पैरामीटर ये, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट होगा हमारा ये और एक पार्ट हो गया हमारा ये, और कैपेसिटेंस सिर्फ एक पार्ट में होता है ये। तो बीच में हमारा आता है यहाँ पर कैपेसिटेंस सिंगल, मतलब y आएगा यहाँ y/2, लेकिन z यहाँ पर 2 पार्ट में टूट जाता है, z/2 और z/2। ठीक है, बाकी इसके अंदर क्या होगा, आपको वही r प्लस जे एक्स और ये r प्लस जे एक्स, ये भी आपका हाफ हो जाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए इसका हमारा एक नुकसान क्या है, यहाँ पर एक नोड हमें ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, देखिए पहला तो ये यहाँ पर एक हमें इनपुट नोड देंगे हम, यहाँ पर ये हमारा इनपुट नोड हो जाएगा, ये आउटपुट नोड होगा, और इसके बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट नोड होता है ये। तो इसमें नोड की संख्या ज़्यादा होने के कारण हम वैसे भी आपका यहाँ पर टी मॉडल को इस्तेमाल नहीं करते हैं आपका कैलकुलेशन के पर्पस में। ठीक है, हम एनालिसिस करते हैं आपका पाई मॉडल के, क्योंकि नोड की वैल्यू कम होती है, इसलिए हम ईजिली यहाँ पर इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, ये आपके सप्लाई वोल्टेज है Vs, जो आपका डायग्राम में दिया है, Vs है हमारी सप्लाई वोल्टेज। और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो देखिए संट ब्रांच में यहाँ पर y/2 और y/2, मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस को 2 पार्ट में तोड़ रखा है, और यहाँ पर बीच का जो आपका इम्पीडेंस वाला पार्ट है उसको आपने यहाँ पर एक के साथ रखा है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स बना रखा है ये इम्पीडेंस का बॉक्स है, और ये 2 आपके रिएक्टेंस के बॉक्स हैं। ठीक है, तो ये मॉडल और ये मॉडल एक जैसा ही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे इसको हम, नॉमिनल पाई मॉडल। बाकी इसके बारे में आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या होता है, हमारे पैरामीटर होते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं ABCD पैरामीटर, वही आपके टी पैरामीटर होते हैं, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो Vs होता है सप्लाई वोल्टेज, वो होता है आपका AVR, A/VR माइनस B/IR। ठीक है, ये आपका VR और IR रिसीविंग एंड की वोल्टेज और करंट है, और VS और IS सेंडिंग एंड की वोल्टेज और करंट है। तो ये फंक्शन होता है आपका CVR माइनस DIR। ठीक है, तो ये हमारा इसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपकी 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आप यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा VS और IS, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा VS और IS होता है आपका ABCD मैट्रिक्स, जिसको आपको T मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ABCD किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका VR और यहाँ पर आएगा माइनस IR।
क्योंकि आई आर को हम आउटगोइंग डायरेक्शन में मानते हैं, इसलिए आता है माइनस। ठीक है, बाकी इसके ए बी सी डी पैरामीटर पाई मॉडल के लिए क्या होता है मैं बता देता हूँ। फॉर पाई मॉडल, फॉर नॉमिनल पाई मॉडल या पाई मॉडल, ए बी सी डी पैरामीटर क्या होते हैं। देखिए ए बी सी डी पैरामीटर बता देता हूँ आपको, ए बी सी डी। तो ये यहाँ पर होते हैं आपके ए और डी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, वो होती है 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ठीक है, डी की भी वही होगी 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ठीक है, और देखिए वाई जो जो आपका नॉमिनल पाई है पैरामीटर, इसमें देखिए जेड को हम सेम करते हैं, जेड को हम तोड़ते नहीं है, इसलिए जो बी पैरामीटर है उसकी वैल्यू आती है एग्जैक्टली जेड के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर वाई पैरामीटर क्या आती है, वाई को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में तोड़ते हैं, तो ये आती है 1 प्लस वाई जेड बाई 4। ठीक है, हमने तोड़ रखा है इसको दो पार्ट में, इसलिए वाई जेड बाई 4 इसकी वैल्यू आती है ये। बाकी इसको आपको यहाँ पर टी वाला भी बता देता हूँ। अगर टी मॉडल दे रखा है, टी मॉडल के ए बी सी डी पैरामीटर क्या होंगे। ठीक है, वो होंगे आपके, बाकी सब सेम होगा। देखिए वो ए और जेड सेम है, 1 प्लस वाई जेड बाई 2, 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ठीक है, ये आपका सेम है। बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जेड को हम तोड़ते हैं, तो देखिए जेड को तोड़ेंगे तो जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका ये टर्म 1 प्लस वाई जेड बाई 4। बाकी आपका कैपेसिटेंस यहाँ पर सेम होता है, तो इसके लिए आ जाएगा वाई। ठीक है, तो ये इसके टी मॉडल के नॉमिनल टी के पैरामीटर ये हैं ए बी सी डी, और नॉमिनल पाई के पैरामीटर ये हैं। तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा, कभी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन अ 3 यूनिट इंसुलेशन डिस्क द वोल्टेज स्ट्रेस इज 20 kV, वोल्टेज का स्ट्रेस है 20 kV एंड द स्ट्रिंग इफिशियंसी 75% इन द एंटायर बॉटम मोस्ट यूनिट। ठीक है, जो बॉटम मोस्ट यूनिट की जो आपकी यहाँ पर वोल्टेज है वो आपकी 20 kV है, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी 75% है। टोटल यहाँ पर 3 कंडक्टर हैं, तो हमें क्या बताना है, वोल्टेज अक्रॉस द एंटायर स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है। तो देखिए सिंपल आपका स्ट्रिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले पर है, तो क्या दिया है उसमें, एन की वैल्यू जो नंबर ऑफ इंसुलेटर है उसकी वैल्यू 3 है, स्ट्रिंग इफिशियंसी ये ऐसे लिखता हूँ, ईटा लिखा है यहाँ, ये वाला ईटा है, स्ट्रिंग इफिशियंसी इसकी वैल्यू है आपकी 75%। ठीक है, और इसके अलावा हमें जो बॉटम मोस्ट वी बॉटम लिखता हूँ वी बी, बॉटम मोस्ट की जो आपकी वोल्टेज है वो है आपकी 20 kV। तो हमें स्ट्रिंग की वोल्टेज बतानी है, यहाँ पे वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग लगे हैं, इंसुलेटर लगे हैं, यहाँ पर 3 ऐसे लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाली इससे जाती है कंडक्टर, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन क्रॉस आर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज ये जो बॉटम वाला कंडक्टर के पास है, इसकी वी बी की वैल्यू दी है मेरे भाई 20 kV, इसकी वैल्यू है 20 kV, और टोटल ये हमारे 3 लगे हैं। बाकी स्ट्रिंग की इफिशियंसी जो है वो आपकी 75% है, तो हमें इस स्ट्रिंग की टोटल वोल्टेज कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर बगल में सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला होता है, 1 मिनट, स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला एन स्ट्रिंग, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रिंग की वोल्टेज जिसको मैं वी एस से डिनोट कर रहा हूँ, और आपका नंबर ऑफ इंसुलेटर एन इंटू बॉटम मोस्ट में आपकी वोल्टेज कितनी है वी बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्ट्रिंग की वोल्टेज निकालनी है, ये वी एस, तो क्या आ जाएगा, वी एस इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग, मतलब आपका नंबर ऑफ इंसुलेटर इंटू बॉटम मोस्ट में वोल्टेज इंटू आपके स्ट्रिंग इफिशियंसी एन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है हमारी 3 है, मतलब नंबर ऑफ इंसुलेटर 3 है, वोल्टेज है आपकी 20 kV, और आपका ये है इफिशियंसी है 75 मतलब 3/4, 3/4 हमारी इफिशियंसी है। तो ये कितना होगा आपका, 3 3 9 9 दूनी 18, 180/4, 180 का आधा होता है 90, और 90 का आधा हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा आपका 45 kV। और जो हमारी यहाँ पर वी एस स्ट्रिंग की वोल्टेज आ गई वो आ गई आपकी 45 kV, आंसर नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ओवर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओवर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए यहाँ पर कौन सा ठीक है ये हमें बताना है। इट इज़ अप्लाइड एज मेन प्रोटेक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड बैकअप प्रोटेक्शन फॉर मेन लाइन्स वेयर प्रोटेक्शन इज अ डिस्टेंस टाइप। सेकेंड दिया है, इट इज़ यूज फॉर अ लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज लॉन्ग एंड साइमल्टेनियसली ओपनिंग एंड सर्किट ब्रेकर एट बोथ एंड इज नेसेसरी। ये तो बिल्कुल गलत है। देखा, इट इज़ फास्टर देन अदर प्रोटेक्शन मेथड, नहीं ये भी गलत है।
इट इज़ यूज फॉर इम्पोर्टेंट लाइन फॉर रिलेटिवली शॉर्टर लाइन, नहीं ये भी गलत है। तो आंसर इसका ये ठीक हो जाएगा, आंसर नंबर ए। क्या दिया, ये आपका मेन प्रोडक्शन की जैसे काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, और आपका बैकअप की जैसे काम करता है आपका मेंस लाइन में। तो यही आपका ओवर करंट प्रोडक्शन का मेन काम है। बाकी इसके बारे में आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कलर से। तो देखिए हमारे जो ओवर करंट रिले होती है, ओवर करंट रिले, ओसी रिले देता हूँ, ओसी रिले, ओवर करंट रिले, ठीक है। ये हमारे 3 फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करती है। कौन कौन से? एक ही हमारी हो जाती है डेफिनेट करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, डेफिनेट करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। पहला तो फंक्शन इसका ये होता है, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है डेफिनेट करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सेकेंड ये करेगी आपका डेफिनेट टाइम प्रोटेक्शन, पर्टिकुलर टाइम में आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। और जो थर्ड होता है आपका, ये होता है आपका इनवर्स टाइम प्रोटेक्शन, इनवर्स टाइम प्रोटेक्शन, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाले कलर से जो है आपका डेफिनेट करंट प्रोटेक्शन में क्या होता है, जब आपकी करंट की वैल्यू, जो आपके इसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाए, इसकी जो सेट हमने प्री सेट वैल्यू करके पहले से करंट की हमने सेट वैल्यू करी रहती है, उससे ऊपर करंट की वैल्यू जैसे ही जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है हमारा अल्टीमेटली हमारी रिले ऑपरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी रिले ऑपरेट हो जाती है, इसको ही हम बोलते हैं आपके डेफिनेट करंट प्रोटेक्शन। मतलब जो हमने करंट के पहले से आपकी वैल्यू को डिफाइन कर रखा है उससे ऊपर जाते ही हमारी करंट यहाँ पर क्या हो जाती है, करंट यहाँ पर हमारी यहाँ पर आपका ज़्यादा होते ही रिले ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड है आपका डेफिनेट टाइम प्रोटेक्शन। देखिए यही आपका मेन प्रोटेक्शन होता है जो आपके इसके अंदर यूज़ होता है। ये कहाँ आता है, ये आपका सबसे पहले काम आता है बैकअप के लिए, ये आपका बैकअप के लिए काम आता है, किधर बैकअप के लिए आता है आपका, ये आपका डिस्टेंस रिले में आपका बैकअप के लिए आता है, ठीक है, जो आपकी मेन लाइन होती है वहाँ, ये आपका बैकअप के लिए आता है मेन लाइन के लिए। और ये आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन या फिर मेन प्रोटेक्शन होगा कहाँ, ये आपका मेन प्रोटेक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। तो देखिए यही इसने यहाँ पर पूछा था आपका कि आपका मेन प्रोटेक्शन कहाँ होता है, मेन प्रोटेक्शन होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, और बैकअप प्रोटेक्शन होता है आपका मेन लाइन्स के लिए। तो वो आपका आता है डेफिनेट टाइम प्रोटेक्शन के अंदर। बाकी जो आपका इन्वर्स टाइम प्रोटेक्शन है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग टाइम टी होता है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो यहाँ पर करंट होती है आई ए के इक्वल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, इन कैडमियम कॉपर कंडक्टर, कैडमियम कॉपर कंडक्टर में हम एडिशन ऑफ 1 to 2% कैडमियम टू कॉपर इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय अप्रॉक्सीमेटली। मतलब जो आपका कैडमियम कॉपर हमारा जो कंडक्टर है उसमें अगर हम 1 से 2% यहाँ पर कैडमियम को मिलाते हैं, तो कैडमियम मिलाते हैं कॉपर में, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी, ये इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है 25%, बी दिया है 95%, सी दिया है 50% और डी दिया है आपका 70%। तो देखिए ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका 50%। बाकी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैडमियम कॉपर कंडक्टर कहाँ यूज़ होता है और इनका यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए पहले से क्या होता था, हमारा जो हमारा कॉपर वायर है, कॉपर वायर का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे कहाँ पर, कॉपर वायर का पहले से यूज़ करते हैं आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में आपका इसका यूज़ करते थे। कब, अर्लियर लिख देता हूँ, पहले से, पहले हम इसका ज़्यादा यूज़ करते थे आपका कॉपर वायर का। देखिए कॉपर वायर का क्या होता था, कॉपर वायर जो होता था इसका थोड़ी कॉस्ट होती थी ज़्यादा, इसकी कॉस्ट होती थी ज़्यादा, और साथ ही साथ इसका वेट होता था ज़्यादा, लेकिन ये आपका अच्छा कंडक्टर होता था आपका इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती थी कॉपर की। देखिए उसके बाद क्या क्या करा हमने, इसके बाद हम लोग यूज़ करते थे एल्यूमिनियम कंडक्टर, जो आजकल हम यूज़ करते हैं ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज़ हम आजकल करने लगे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी सबसे पहले इसकी कॉस्ट कम होती है, पैसा कम होता है इसका, और साथ ही साथ इसका वेट कम होता है, ठीक है, इसका वेट भी कम होता है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर फ़ायदा होता है, इसलिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम को ने रिप्लेस कर देता है हमारे कॉपर कंडक्टर को, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पर लाइट इन वेट होता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, इसका अगर वेट कम है, देखिए यहाँ पर वेट कम है, वेट कम है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा सैग में भी अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए वेट कम है तो यहाँ पर जो सैग होता है, सैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है W, या सैग को लिखा है आपका क्या आता है, ओमेगा W L² अपॉन 8T, ठीक है।
तो यहाँ पर से इसमें हमारी दिक्कत होती थी सैग में आपके ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। तो इसको हमने ओवरकम करने के लिए हम क्या लाए, इसको हम ओवरकम करने के लिए जो प्रॉब्लम थी इसको हम ओवरकम करने के लिए लाए आपका कैडमियम कॉपर कंडक्टर, कैडमियम कॉपर कंडक्टर, ठीक है। कॉपर कंडक्टर, कैडमियम कॉपर कंडक्टर में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर 98 to 95% हमारा कॉपर होता है, 98 to 99% हमारा कॉपर होता है, और 1 से 2% हम कैडमियम की यहाँ पर मिलावट करते हैं, ठीक है, ताकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है। तो बस इसके बारे में यही आपका इंपॉर्टेंट था। बाकी ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि 1 से 2% मिलाएंगे तो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ 50% बढ़ जाएगी। यहाँ पर मेन मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले हम ओवरहेड लाइन के लिए कॉपर का यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम बाद में हमने इसको चेंज करा किसके थ्रू, बाद में हमने चेंज करा आपका एल्यूमिनियम के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो मेन काम था, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पर लाइट वेट होता था, और साथ ही साथ इसमें जो आपके वेट है ये आपका कम होता था और कॉस्ट भी कम होती थी, ठीक है। चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग 2 टैरिफ आर ऑफर्ड, मतलब 2 टैरिफ यहाँ पर दिए हैं, 100 रुपये प्लस 15 पैसे पर यूनिट, और सेकंड दिया है आ फ्लैट रेट ऑफ 40 पैसा पर यूनिट, ठीक है। तो पूछा है कि एट व्हाट कंजम्पशन, किस कंजम्पशन पर द फर्स्ट टैरिफ इज इकोनॉमिकल, हमने बताना है कि किस कंजम्पशन में हमारा पहला टैरिफ इकोनॉमिकल होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें पहले वाले को इकोनॉमिकल बनाना है, मतलब लिख देता हूँ टू मेक फर्स्ट इकोनॉमिकल, ऐसा टू मेक फर्स्ट इकोनॉमिकल, फर्स्ट जो टैरिफ है उसको अगर हमने इकोनॉमिकल बनाना है, मतलब पहले वाले की वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए सेकंड वाले से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो फिक्स वैल्यू है आपका 100 रुपीज़, तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.15 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपका एक्स है आपका नंबर ऑफ यूनिट जो हमने कंज्यूम करी है वो, ठीक है। ये आपका कम होना चाहिए, अगर इकोनॉमिकल बनाना है तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, आपके 40 पैसे से, 40 पैसा मतलब 0.40 इंटू एक्स, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है मैं बता देता हूँ, एक्स या फिर आप कुछ भी एक कांस्टेंट मान सकते हैं, ये आपका नंबर ऑफ यूनिट है, कितनी हमने यूनिट आपका कंज्यूम करी है उसके बारे में, यही हमने बताना है एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से सिंपल पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस ये इधर आएगा, चलो यहाँ पे इसको वहीं भेज देते हैं 100, यह आपका आएगा 0.40 और ये वहाँ जाके चला जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका 0.25x, 0.25x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 100 अपॉन 0.25, ठीक है। तो 0.25 मतलब आपका 100 अपॉन ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा आपका 400, तो x की वैल्यू आ गई 400, मतलब 400 यूनिट, 400 यूनिट के ऊपर ये आपका इकोनॉमिकल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर लगाया था तो मतलब इसके ऊपर, तो 400 यूनिट के ऊपर ये आपका इकोनॉमिकल होगा हमारा पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका इन अ बैलेंस 3 फेज डीसी सिस्टम, एक हमारा बैलेंस 3 फेज का डीसी सिस्टम है, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस आउटर इज 600 वोल्ट देन द वोल्टेज बिटवीन एनी आउटर एंड न्यूट्रल इज, तो हमें आउटर और न्यूट्रल के बीच की यहाँ पर वोल्टेज बतानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 फेज जो डीसी वायर का सिस्टम है यह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए इसको आप समझ जाएंगे तो ईजिली ऐसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस में हो जाएंगे। 3 वायर डीसी सिस्टम, ठीक है, इसमें आपके 3 वायर होते हैं, से शो कर देता हूँ, एक वायर ये है, एक वायर ये, और जो बीच वाला वायर होता है ये आपका न्यूट्रल से कनेक्ट होता है, आपका ऐसे ही आपका न्यूट्रल से कनेक्ट होता है, या इसको ऐसे आपको, ये 2 फेज़ों के बीच का वायर है, ये आपका फेज़ टू फेज़ है 2 फेज़ों के बीच का, तो इसकी वोल्टेज होती है 2V, और इसके एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच की वैल्यू होती है आपकी V, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है आपका 2 आउटर कंडक्टर, ठीक है, और जो आपके बीच में सेंट्रल कंडक्टर है इनका वोल्टेज डिफरेंस होता है, ठीक है। आपके जो बीच वाले कंडक्टर में अगर वोल्टेज इनकी वोल्टेज V है तो बाहर वाले की वोल्टेज आएगी 2V, ठीक है। इसका मतलब बेनिफिट जो आपका पहला बेनिफिट इसका यूज़ करने का यही है, प्राइमरी बेनिफिट जो है इसका वो यही है कि ये आपका 2 वोल्ट, 2 अलग अलग वोल्ट्स हमारे प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब अगर हम 2 आउटर पार्ट में लें, आउटर कंडक्टर के थ्रू लें तो ये आपको 2V प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर हम एक बाहर के आउटर कंडक्टर के थ्रू लें और एक हम यहाँ से न्यूट्रल के थ्रू से अपना सर्किट कनेक्ट करें तो ये आपका 1 वोल्ट V सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है कि जो आउटर वाले की है दोनों आउटर की मतलब 2V की वैल्यू दे रखी है आपकी, 2V की वैल्यू दी है 600 वोल्ट,
तो यहाँ पर लिखा है ना आपका वोल्टेज अक्रॉस आउटर इज 600, तो हमें बतानी है वोल्टेज बिटवीन एनी आउटर और न्यूट्रल, इसके बीच की वोल्टेज क्या होती है, वो होती है वी। तो हमें वी की वैल्यू निकालनी है। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600/2, मतलब ये आ जाएगा 300 वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए, 300 वोल्ट। मतलब आप इस 3 फेज़ वाले जो आपका 3 वायर वाले डीसी सिस्टम है, इसमें आपका जो मेन काम है, इसमें आपके 2 हमारे पास आपके आउटर कंडक्टर होते हैं और एक इनर कंडक्टर होता है। आपके दोनों आउटर कंडक्टर के बीच की जो वोल्टेज होती है वो आपके आउटर कंडक्टर और एक न्यूट्रल के जो आपकी वोल्टेज है उसके आपकी डबल होती है, ठीक है। तो आप सिंपल भी, अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, अगर आपके आउटर दिए हैं तो आप इनर को निकालने के लिए इसका हाफ कर दीजिएगा, या फिर आपको जो अगर इनर दिए हैं तो आउटर निकालने के लिए इसका डबल कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है आपका आज जनरेटिंग स्टेशन हैज़ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट की है, लोड फैक्टर आपका 60% है और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 45% है। तो रिजर्व कैपेसिटी बतानी है क्या होती है। तो देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ लिख देता हूँ पहले। मैक्सिमम डिमांड MD, मैक्सिमम डिमांड है आपकी 30 मेगावाट, 30 मेगावाट हमारी मैक्सिमम डिमांड है। इसके अलावा लोड फैक्टर है आपका 60%, 60% मतलब 0.6, 0.6 है आपका लोड फैक्टर। बाकी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर PCF, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है आपका 45%, मतलब 0.45, ये आपका 0.45 आपका इसकी वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर रिज़र्व कैपेसिटी बतानी है कि रिज़र्व कैपेसिटी आपके प्लांट की कितनी होगी। देखिए रिज़र्व कैपेसिटी क्या होती है, रिज़र्व कैपेसिटी होती है आपकी जो आपके प्लांट की कैपेसिटी है। रिज़र्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी में हम जिस तरह मैक्सिमम यहाँ पर अपलोड आपका डिमांड है उसको माइनस कर देते हैं, वो आती है आपकी रिज़र्व कैपेसिटी। मतलब जो हमारे प्लांट की कैपेसिटी है, प्लांट के जनरेट करने की जितनी क्षमता है उसमें से हम माइनस करते हैं जितनी हमारी मैक्सिमम डिमांड है, जो बची रहती है वही होती है हमारी रिजर्व कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ पर से सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या दिया है आपका लोड फैक्टर का फॉर्मूला, देखिए क्या होता है लोड फैक्टर, क्योंकि लोड फैक्टर दिया है तो हम इससे पहले इसके निकालते हैं। लोड फैक्टर क्या बताया हमें, लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले एवरेज डिमांड निकाल लेते हैं, एवरेज डिमांड, ठीक है। एवरेज डिमांड कैसे निकालेंगे, एवरेज डिमांड हो जाएगा आपका, इसके लिए लोड फैक्टर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपका मैक्सिमम डिमांड का, लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। यहाँ पर लोड फैक्टर कितना है 0.6 मतलब 60%, और मैक्सिमम डिमांड है आपकी 30 मेगावाट। तो 6 18, ये आ जाएगा आपका 18 मेगावाट। तो एवरेज आ गया हमारा, एवरेज डिमांड आ गई 18 मेगावाट। अब यहाँ पर से पहले हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से आपको पहले प्लांट की कैपेसिटी निकालते हैं, क्योंकि हमें प्लांट की कैपेसिटी चाहिए। तो देखिए अगले पेज में सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर से अब हम निकालेंगे प्लांट की कैपेसिटी। देखिए प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी क्या होती है, प्लांट कैपेसिटी हमारा सिंपल होता है आपका एवरेज डिमांड जो हमने निकाली है अभी, एवरेज डिमांड अपॉन नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। एवरेज जो डिमांड थी वो आई थी आपकी 18 मेगावाट और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है आपका 0.45, 0.45 मतलब 45/100। तो ये ऊपर चले जाएगा यहाँ, तो ये आएगा आपका 100, 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो ये आ जाएगा आपका 40, ये आएगा आपका 40 मेगावाट हमारी प्लांट की कैपेसिटी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रिजर्व कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट। प्लांट में कितनी रिजर्व कैपेसिटी मतलब कितनी क्षमता उसमें बची हुई है, ये हमें बतानी है। रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है मेरे भाई, ये होती है आपकी प्लांट कैपेसिटी PC माइनस मैक्सिमम डिमांड MD। देखिए यहाँ पर प्लांट कैपेसिटी आ गई हमारी 40 मेगावाट और हमारी यहाँ पर से मैक्सिमम डिमांड कितनी है, कितनी सी मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड है आपकी 30 मेगावाट। तो मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू है आपकी 30 मेगावाट। 30 मेगावाट यहाँ पर माइनस कर देंगे, 40 में से 30 कम करा, आ गया 10 मेगावाट। तो रिजर्व कैपेसिटी क्या आ गई, वो आ गई आपकी 10 मेगावाट। तो आंसर नंबर बी देखिए 10 मेगावाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन सा सही है या कौन सा गलत है, यहाँ पर ये हमें बताना है, ठीक है। पहला दिया है पिन इंसुलेटर आर नेवर यूज इन टेंशन, ये तो बिल्कुल ठीक है, हम इसको कभी भी टेंशन में यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड है पिन इंसुलेटर आर यूज़ फॉर वोल्टेज अबव 66 kV, नहीं ये गलत हो जाएगा, हम इसका यूज़ करते हैं आपका 33 kV के लिए। तो पहला सही दूसरा गलत। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट अच्छा पहले ही ठीक दिया है,
स्टेटमेंट 1 ट्रू बट स्टेटमेंट 2 यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, आपको जो पिन टाइप का इंसुलेटर होता है, पिन इंसुलेटर, ठीक है, ये आपका अप टू 33 kV तक हम लोग यूज़ करते हैं। 33 kV इसकी रेंज होती है। इसके ऊपर अगर हम यूज़ करेंगे, यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, एक तो ये बल्कि मतलब बहुत भारी बनता है और बहुत बड़े आकार का बनता है, जिसके कारण ये आपका अनइकोनॉमिकल हो जाता है। बाकी हम इसको कभी यूज़ नहीं करते आपका टेंशन में, तो नेवर यूज़ इन टेंशन। टेंशन जो लाइन होती है उसमें यूज़ नहीं करते हैं आपका, नेवर यूज़ इन टेंशन। टेंशन केवल मतलब जो हाई टेंशन लाइन है उसमें हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। बाकी जो ये होता है ये आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के काम आता है। कहाँ पर? अप टू आपका 33 kV तक का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के हमारा काम आता है, अप टू 33 kV। तो आंसर पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तो आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड इन एनालिसिस ऑफ विच ट्रांसमिशन लाइन। किस ट्रांसमिशन की लाइन के एनालिसिस के लिए हम शंट को नेग्लेक्ट मानते हैं? तो देखिए मैंने अभी बताया था, हमारा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ऐसे हम उसको दिखाते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है, ये यहाँ पर होता है आर और ये होता है आपका एल। ठीक है, तो ये हो गया आर प्लस जे एक्स एल। ठीक है, हम इसको बोलते हैं आपका जेड। तो यहाँ पर जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते हैं तब हम यहाँ पर इसको मानते हैं ओपन सर्किटेड। ये जो आपका शंट ब्रांच वाली पैरामीटर है इसको ओपन सर्किट मानते हैं। तो शंट के टाइम में हम लोग यहाँ पर, शॉर्ट के टाइम में हम इसको नेगलेक्ट मानते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, जिनकी लेंथ आपकी कम है, किससे, लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बाकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वो होती है जिनकी लेंथ आपकी 80 किलोमीटर से लेकर आपकी यहाँ पर 200 किलोमीटर तक का हो या 180 किलोमीटर तक का हो, ये आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। बाकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वो होती है जो आपकी ग्रेटर देन 200 किलोमीटर की लाइन वाली होती है। ठीक है, 200 किलोमीटर के ऊपर की लाइन हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होती है। बाकी देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है आपका 1/2πfc। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपका लेंथ का। देखिए स्मॉल के केस में आपका इस शॉर्ट सर्किट लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, ये लेंथ की वैल्यू कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है। एक्सी हाई मतलब क्या होगा, आइडियल केस में आपका लेंथ बहुत कम है, तो एक्सी आपका एज अ ओपन सर्किट काम करता है, जिसके कारण हम आपको यहाँ पर कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटेंस के इफेक्ट को। ठीक है, इट्स नेगलेक्टेड। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग आपका कैपेसिटेंस के प्रभाव को नेगलेक्ट कर देते हैं, आंसर नंबर ए। बाकी हम आपका लॉन्ग और मीडियम दोनों में आपको शंट को लाइन की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको कंसिडरेबली यहाँ पर कंसिडर करते हैं आपको शंट के कैपेसिटेंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डैश इज द रेशियो ऑफ मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट इन द प्रोटेक्टिव जोन टू द मिनिमम ऑपरेटिंग करंट रिक्वायर्ड टू द प्रोटेक्शन टू स्टार्ट, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी और सेलेक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये होता है आपका सेंसिटिविटी फैक्टर। देखिए सेंसिटिविटी फैक्टर, सेंसिटिविटी फैक्टर हमारा सिंपल क्या होता है, इसमें तो बहुत बड़ा लिखा है, मैं आपको सिंपल बताऊँ। सेंसिटिविटी फैक्टर होता है आपका मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट, मिनिमम एससी करंट अपॉन मिनिमम ऑपरेटिंग करंट। ठीक है, ये हमारा सेंसिटिविटी होता है मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन मिनिमम ऑपरेटेड करंट या ऑपरेटिंग करंट। ठीक है, हम इसको बोलते हैं आपका सेंसिटिविटी फैक्टर। तो आंसर तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसके अलावा आपके सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी वो होती है आपकी, सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ रिले, हमारे रिले की बहुत एबिलिटी होती है जो ऑपरेट हो जाए बहुत लो वैल्यू में भी, आपकी एक्चुएटिंग क्वांटिटी की अगर बहुत लो वैल्यू में भी आपका चेंज आएगा तो आपका सेंस कर ले, वो होती है आपकी सेंसिटिविटी। जबकि यहाँ पर दिया है सेंसिटिविटी फैक्टर, तो सेंसिटिविटी फैक्टर आपका रेशियो होता है मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट आई और आपका अपॉन मिनिमम ऑपरेटिंग करंट आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द पर यूनिट इम्पीडेंस जो जेड पर यूनिट है इन अ 3 फेज सिस्टम इज डिफाइन एज। तो देखिए पर यूनिट क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, पर यूनिट होता है हमारा एक्चुअल अपॉन बेस, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं पर यूनिट या पी यू क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है जेड पर यूनिट, तो जेड पर यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे जेड की एक्चुअल वैल्यू अपॉन यहाँ पर आएगा जेड की बेस वैल्यू। तो जेड की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है आपकी ओम्स में, तो ये आ जाएगा जेड इन ओम। बाकी यहाँ पर ये आएगा हमारा बेस, ये अब बेस के लिए हम लोग यहाँ पर ये नीचे आएगा आपका के वी स्क्वायर अपॉन एम बी ए, तो ये ऊपर जाके चले जाएगा आपका एम बी ए बेस ऊपर आ जाएगा, एम बी ए बेस ऊपर आ जाएगा और आपका के वी बेस यहाँ पर नीचे चले जाएगा।
केवी बेस हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसकी वैल्यू होती है आपकी जेड पर यूनिट की। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जेड इन ओम इंटू एम बी ए अपॉन के वी, जेड इंटू ओम, अच्छा पहला ही ऑप्शन दिया है, जेड इंटू ओम इंटू एम बी ए बेस अपॉन के वी बेस, बिल्कुल ठीक है। बाकी देखिए इसका आपका एक जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपका जेड पर यूनिट निकालना है हमें न्यू बेस पर। अगर हमें जेड पर यूनिट न्यू बेस पर निकालना है, जेड पर यूनिट न्यू की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी जेड पर यूनिट ओल्ड की वैल्यू, जेड पी यू ओल्ड जो हमारी पुराने बेस में वैल्यू दी है वो, इंटू देखिए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर से क्या आ रखा है, पहले एम बी ए आ रखा है तो हम लिखेंगे एम बी ए न्यू बेस पर, एम बी ए न्यू बेस अपॉन एम बी ए आपका जो ओल्ड बेस में दिया है वो, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा के वी ओल्ड बेस अपॉन के वी न्यू बेस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से ये हमारा फॉर्मूला होता है आपका जेड पर यूनिट निकालने का किसी और बेस पर जब हमारे पुराना बेस गिवन है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ अ जनरेटर फॉर अ लाइन टू ग्राउंड अ फॉल्ट इज जे 2.4 पर यूनिट। तो बताना है करंट थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट। तो न्यूट्रल में आपका करंट कितना होगा लाइन टू ग्राउंड, देखिए क्या दिया है, एल जी फॉल्ट दे रखा है जो आपका एक टाइप का सिमेट्रिकल, जो आपका अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। एल जी फॉल्ट मतलब एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है जिसमें आपका जो आपका लाइन टू ग्राउंड में फॉल्ट करंट है, मतलब आई ए जीरो, जीरो सीक्वेंस करंट, पहले फेज़ की जो जीरो सीक्वेंस करंट है आई ए जीरो, आई ए जीरो मतलब आपकी क्या होगी, ये आपकी है जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ जनरेटर जो आपकी हमें यहाँ दी है जे 2.4 पी यू, ठीक है। ये पी यू में दी है 2.4 पर यूनिट में वैल्यू दी है। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि न्यूट्रल करंट की वैल्यू बताओ, आई एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब आपकी फॉल्ट जब आता है लाइन फॉल्ट तो उसमें फॉल्ट करंट जो होती है वो आपकी न्यूट्रल के थ्रू ही फ्लो होती है, आई एन वो होती है आपकी 3 टाइम्स ऑफ आई ए जीरो, ठीक है। ये आपका किस केस में होता है, ये होता है आपका एल जी फॉल्ट के टाइम में, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के टाइम में होता है। तो देखिए यहाँ से हमें वही फॉल्ट करंट या न्यूट्रल करंट की वैल्यू निकालनी है। आई एन क्या आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ आपका जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ जनरेटर, वो है आपकी जे 2.4, तो 24 दिया 72, ये आ जाएगा जे 7.2, जे 7.2 पर यूनिट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर नंबर सी जे 7.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क मे बी इंक्रीज बाई, आर्क का रेजिस्टेंस किससे इंक्रीज हो सकता है, ये पूछ रहा है आपका। इंक्रीजिंग द लेंथ, कूलिंग द आर्क, इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क, बाकी स्प्लिटिंग द आर्क। तो देखिए यहाँ पर आपको आर्क को इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से देखिए लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो आर्क इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग द लेंथ आर्क इंक्रीज होगा। बाकी देखिए कूलिंग द आर्क, कूलिंग करने से भी हमारा आर्क इंक्रीज हो जाता है। थर्ड दिया आपका इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए यहाँ पर क्या है, आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर हम यहाँ से एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। बाकी फोर्थ दिया स्प्लिटिंग द आर्क, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम आर्क को स्प्लिट करते हैं, आर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट सकते हैं, तो हम यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कम कर रहे हैं उस आर्क का। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 सही है, अच्छा सही पूछा है, करेक्ट ऑप्शन 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, आंसर नंबर ए 1, 2 और 4 आर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द पिकअप वैल्यू ऑफ रिले करंट, हमें रिले की पिकअप वैल्यू, द पिकअप वैल्यू ऑफ रिले इज 7.5 दी है, अच्छा पिकअप वैल्यू दी है 7.5। इफ़ द फॉल्ट करंट इज द रिले कॉइल इज 30 एम्पियर, फॉल्ट करंट भी दे दी है हमें 30 एम्पियर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बताना है पी एस एम। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बताना है जो किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है आपका फॉल्ट करंट आई एफ अपॉन पिकअप करंट, ठीक है। पिकअप करंट को ही आपको रिले करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये आपका आ जाएगा, फॉल्ट करंट कितनी दी है आपकी 30 एम्पियर, बाकी पिकअप करंट है आपकी 7.5। तो 7 चक्को 28, 28 से 4 से ये 4 के पास आएगा, तो 7 चक्को 28, 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 4। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4। तो आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच और बने रहिए ललंटा सीरीज के साथ। थैंक यू।